हेलो बच्चों, मोशन मंच पर आपका फिर स्वागत है। मैं अजीम खान। बेटे आज अपन कंटिन्यू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का बेटे अगला लेक्चर होगा हमारा द मैकेनिज्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जो कि सबसे मेन पार्ट होगा, याद रखना। अब आपको यह जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी की क्रियाविधि क्या है, यानी किस तरह से बेटे अपन एक वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा बेटे बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, ये यहां पर ध्यान रखना बेटे, बायोटेक्नोलॉजी की जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि को बेटे मैं 5 पार्ट में डिवाइडेड करने वाला हूं। इसमें मेरा पहला पार्ट तो यह होगा कि वांछित जीन को अपन पहचानेंगे और उसको कोशिका से अलग करेंगे। उसके बाद में बेटे वांछित जीन को पहले खंडों में तोड़ा जाएगा, फिर उन खंडों का पृथक्करण करेंगे अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा, फिर बेटे उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी पीसीआर विधि के द्वारा। उसके बाद में आरडीएनए का निर्माण कैसे होगा, उसके अलावा बेटे आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कैसे करवाएंगे, फिर होस्ट सेल का संवर्धन कैसे होगा, और संवर्धन के बाद में बेटे जो डिजायर्ड जीन है उसको टारगेट सेल में कैसे पहुंचाया जाएगा। ये सारी चीजें आज अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं बच्चों, यानी जैव प्रौद्योगिकी की क्रियाविधि। तो बेटे क्रियाविधि को पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं कि किस तरह से यह क्रियाविधि पूरी होती है। तो पहले इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहां अपन इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों, यानी जैव प्रौद्योगिकी की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में आप देखो कि यहां बेटे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस जगह पर ये मान लेते हैं हमारे पास में एक प्लांट्स है। तो ये जो प्लांट्स है ये तो है कीट प्रतिरोधी। इसको मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं बेटे, कीट प्रतिरोधी। और एक प्लांट यहां पर है, ये प्लांट है, और ये प्लांट है हमारे पास में कीट रोगी। अब याद रखना, इसकी जो सेल होगी उससे तो बेटे अपन डिजायर्ड जीन लेंगे, और इसके डीएनए को यहां से निकाल करके इस प्लांट की सेल में अपन को लाना है। तो ये कोई इतना आसान क्रिया नहीं है कि आपने कीट प्रतिरोधी पौधे से डीएनए को चुन लिया और उस डीएनए को कीट रोगी पौधे के अंदर इंसर्ट करवा दिया और वो कीट रोगी पौधा हो गया कीट प्रतिरोधी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेटे। यानी बहुत लंबी प्रोसीजर है कि पहले अपन यहां पर जो जीन को अपन चुनेंगे, तो ये कीट रोगी भी हो सकती है, ये उत्पादन क्षमता वाली भी हो सकती है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली भी हो सकती है। तो यहां सबसे पहले मैंने बेटे एक तो लिया है डीएनए, यानी यहां पर ये डीएनए को बेटे मैंने लिया है, ये डीएनए है मेरे पास में डीएनए। ठीक है। अब यहां पर अपन दूसरा डीएनए लेते हैं बेटे। तो ये डीएनए है यहां पर, ये है वर्ताकार डीएनए, जिसको अपन बोलेंगे वी डीएनए। तो याद रखना यहां पर अपन ने 2 डीएनए को लिया है, ये थोड़ा ध्यान से देख लो बेटे। एक डीएनए तो लिया है डी डीएनए। अब डी डीएनए क्या होता है? डिजायर जीन, यानी वांछित जीन। वह जीन जिसे विशेष लक्षणों के आधार पर चुना जाएगा, तो वह जीन कहलाते बेटे कौन से जीन? वांछित जीन। तो वांछित जीन या डिजायर जीन या एलियन डीएनए भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहां पर एक टुकड़ा अपन ने किसका ले लिया बेटे? एलियन डीएनए का। कैसे लिया कि यह हमारे पास में कीट प्रतिरोधी पौधा, यहां से अपन ने पहले सेल को निकाला और इस सेल से बेटे यहां पर अपन ने इसके डीएनए को निकाला। तो ये डीएनए है डी डीएनए, और इसकी क्रिया अपन किससे करवाएंगे? वी डीएनए से। तो यहां पर 2 एंजाइम लेंगे, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम और एक एंजाइम होगा बेटे यहां पर लाइगेज एंजाइम। एक एंजाइम तो कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज, और दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइगेज। तो आपको पता होगा बेटे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम है, ये तो क्या करेगा? ये बेटे डीएनए को तोड़ेगा, दोनों डीएनए को ऐसे तोड़ेगा कि दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक आएंगे। फिर इन पूरक सिरों वाले डीएनए को डीएनए लाइगेज क्या करेगा? जोड़ देगा। तो देखो यहां पर
जोड़ने के साथ ही हमारे यहां पर बेटे ये एक वर्ताकार डीएनए प्राप्त होता है। ये वर्ताकार डीएनए यहां पर प्राप्त होता है। तो इस डीएनए को अपन क्या कहेंगे, ये देखिएगा, ये तो मैंने बना दिया वी डीएनए, और यहां पर है बेटे ये वाला डीएनए अपन ले लेते हैं कि ये डीएनए यहां पर है, तो ये है डी डीएनए। तो इस जगह पर यहां पर ये डीएनए हमें प्राप्त होता है, जिसे कहेंगे आर डीएनए, या फिर इसे कहा जाएगा बेटे यानी पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेट डीएनए या आर डीएनए, जिसमें देखो ये वाला डीएनए तो क्या है, डी डीएनए, ये तो डी डीएनए है, और ये क्या है बच्चों, ये है वी डीएनए। तो आप ये देख लें कि वी डीएनए और डी डीएनए के मिलने से एक वर्ताकार डीएनए बना, और इस डीएनए को कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए। तो कैसे बना, यानी क्रियाविधि में सबसे पहले अपन ने किसको लिया, डी डीएनए को लिया, और उसके क्रिया किससे करवाए, वी डीएनए से। तो बेटे डी डीएनए और वी डीएनए को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया करवाएंगे। तो ये एंजाइम इन दोनों डीएनए को ऐसे तोड़ेगा कि इनके सिरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, पूरक आएंगे, और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन पूरक सिरों को आपस में जोड़ देगा। तो जोड़ते बेटे एक वर्ताकार डीएनए यहां पर बनेगा, और उस डीएनए को आर डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे अब इसकी संख्या बढ़ानी है, इस डीएनए की संख्या बढ़ानी है, तो फिर यहां पर इसमें कैल्शियम क्लोराइड के साथ में प्लस होस्ट सेल, यानी यहां पर ये होगा बेटे CaCl2, और इसकी क्रिया यहां पर करवाएंगे होस्ट सेल के साथ। तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो आर डीएनए होगा, ये आर डीएनए ये यहां पर बेटे है होस्ट सेल, और विलियन कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड विलियन, और इसको रखेंगे होस्ट सेल के साथ में। तो अपन क्या देखते हैं कि होस्ट सेल के साथ में रखने पर ये यहां पर आर डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर गया। ये यहां पर हमारे पास में ये आर डीएनए है, और ये आर डीएनए बेटे कहां पर आ गया, ये इस होस्ट सेल के अंदर आ गया, ये होस्ट सेल के अंदर आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास में अगली स्टेप है कि जब आर डीएनए बन जाएगा तो बेटे आर डीएनए का प्रवेश करवाना है होस्ट सेल में। क्यों करवाना है, क्योंकि हमें आर डीएनए की संख्या बढ़ानी है, और जब आर डीएनए की संख्या बढ़ाएंगे तो बेटे इसे अपन होस्ट सेल में प्रवेश करवाएंगे। तो आर डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करवाने के लिए इसे कहां रखा जाता है, इसे रखा जाता है बेटे कैल्शियम क्लोराइड उसमें विलियन में। ध्यान रखना किस में रखा जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड विलेन में। और ये जो कैल्शियम आयन होगा बच्चों, ये कैल्शियम आयन इस आरडीएनए को इस होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। और हम क्या देखते हैं कि यह आरडीएनए किसके अंदर आ गया, होस्ट सेल के अंदर। अगली स्टेप में क्या होगा बेटे, इस होस्ट सेल का करवाएंगे संवर्धन, यानी संवर्धन। तो इसको कहां रखेंगे अपन, इसको रखेंगे बच्चों संवर्धन माध्यम पर। तो संवर्धन माध्यम पर जब रखा तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस होस्ट सेल की कई हजार प्रतिलिपियां यहां पर प्राप्त हो जाती है, यहां पर कई हजार प्रतिलिपियां। और इनके साथ साथ यहां पर आप देखें तो बेटे यहां पर जो है ये आरडीएनए भी बन जाता है। इस तरह से यहां पर मैं बता देता हूं, इसको अब मैं सिंपल वे से बना रहा हूं बेटे। ये यहां पर ये आरडीएनए है। अब आरडीएनए जैसे यहां पर बना तो ये देखिएगा, ये यहां पर ले लेते हैं, ये आरडीएनए है। तो होस्ट सेल के साथ साथ यहां पर क्या बन गया, यानी आरडीएनए की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो बच्चों यहां पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से कि सबसे पहले डी डीएनए लिया, फिर वी डीएनए लिया। दोनों की क्रिया अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से और लाइगेज एंजाइम से करवाई। तो फिर हमने क्या देखा कि बेटे वहां पर एक वर्ताकार डीएनए बना जिसे पुनर्योगज डीएनए कहा। उस पुनर्योगज डीएनए को कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में होस्ट सेल के साथ में रखा। तो बेटे जो कैल्शियम क्लोराइड
के कैल्शियम आयन हैं, ये इस आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहां पर ये होस्ट सेल है, ध्यान रखना, और किसके साथ में बेटे, ये आरडीएनए के साथ है, ये यहां पर मौजूद है आरडीएनए। अब इस होस्ट सेल को अपन ने कहां पर रखा, संवर्धन माध्यम पर। तो अपन क्या देखते हैं कि संवर्धन माध्यम पर बच्चों ये कई सारी होस्ट सेल का निर्माण हो गया, जिनके साथ साथ आरडीएनए भी बन गए। अब क्या होगा कि कुछ आरडीएनए का प्रयोग तो अभी अपन इसको यूज ले लेंगे, और बाकी शेष बचे जो आरडीएनए हैं बेटे, अब इनका संरक्षण अपन कहां कर देंगे, जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी में। तो अब अपन यूज ले लेते हैं बेटे एक आरडीएनए को, यहां मैं ले लेता हूं कि यहां पर ये मेरे पास में अब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। तो यहां अपन अगले नंबर पर अपन लेते हैं, इसको अगले पेज पर ले लेते हैं बच्चों, यानी यहां पर लेते हैं, यानी नेक्स्ट नंबर पर अपन चलते हैं आगे। तो बेटे यहां पर यहां अपन ले लेते हैं, यानी इस जगह पर होस्ट सेल और साथ में एक रहेगी टारगेट सेल। ये एक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन में आपको ये दो सेल लेना है। एक सेल तो बच्चों आपको पता है कि ये तो है होस्ट सेल, यानी यहां पर ये तो है मेरे पास में होस्ट सेल, ये होस्ट सेल है, और ये यहां पर मौजूद है टारगेट सेल। तो याद रखना बेटे, ये तो है, यहां लिया अपन ने टारगेट सेल, टारगेट सेल, और ये वाली जो सेल है, ये सेल है यहां पर होस्ट सेल। अब दोनों में अंतर कर लो बेटे, यानी होस्ट सेल के अंदर तो क्या है, होस्ट सेल के अंदर ये आरडीएनए मौजूद है, ये आरडीएनए यहां पर मौजूद है, और साथ में ये बेटे इसके अंदर यहां पर मौजूद है खुद का डीएनए। तो यहां आप देखें कि यहां पर ये तो है बेटे आरडीएनए, है ना, ये आरडीएनए, और ये है न्यूक्लियर डीएनए। तो याद रखना ये टारगेट सेल है, यानी कीट रोगी पौधे की मान लो आप इसे टारगेट सेल, किसको मान लिया अपन, कीट रोगी पादप, कीट रोगी पादप। और यहां पर अपन को ये तो है यहां पर वही डी डीएनए, ये याद रखना बेटे, ये तो है डी डीएनए, और ये यहां पर कौन सा डीएनए है, तो ये डीएनए है बेटे वी डीएनए, वी डीएनए, और ये वी डीएनए आगे चलकर नष्ट हो जाता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। इसके अंदर यहां पर भरा हुआ है, यानी पॉलीइथाइल ग्लाइकोन, ये सॉल्यूशन होता है बेटे। तो इस सॉल्यूशन का नाम है पीईजी, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। और ये पॉलीइथाइल ग्लाइकोल क्या करेगा कि इस आरडीएनए को यहां पर आने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहां आप देख लें कि पहले यहां पर बेटे ये इस जगह पर नष्ट नहीं होगा, पहले इधर आएगा। तो आगे अपन यहां देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि इस पॉलीइथाइल ग्लाइकोल ने क्या किया, यहां आप देख लें कि यह हमारे पास में टारगेट सेल है। तो टारगेट सेल में आप देखें कि बेटे ये तो खुद का डीएनए है इसका, ये तो खुद का डीएनए है। उसके अलावा यहाँ आप देखें ये यहाँ पर ये है वी डीएनए, और साथ में इसके यहाँ पर ये है यहाँ पर यानी डी डीएनए। तो याद रखना ये तो कौन सा डीएनए है, डी डीएनए। ये डी डीएनए बेटे ये है एन डीएनए, यानी खुद इसी कोशिका का है, और ये है यहाँ पर वी डीएनए, और ये वी डीएनए इसमें हो जाता है नष्ट। क्यों नष्ट हो जाएगा, क्योंकि डी डीएनए भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का, और एन डीएनए यानी न्यूक्लियर डीएनए भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो बेटे ये दोनों तो वहां सर्वाइव रहते हैं, लेकिन वी डीएनए जीवाणु कोशिका का प्लाज्मिड है, तो ये यूकैरियोटिक। अब क्योंकि ये सेल कौन सी है, तो ये सेल है बेटे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि अपन ने पादप से लिया है, और पादप कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो देखो यहां पर ये तो टारगेट सेल है और ये होस्ट सेल है। ये जो पॉलीइथाइल ग्लाइकोल सॉल्यूशन है ये बेटे आरडीएनए को टारगेट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। और अपन क्या देखते हैं कि यहां पर ये जो आरडीएनए है ये प्रोकैरियोटिक सेल में चला जाता है, और साथ में जो है वहां जाने के साथ ही वी डीएनए तो नष्ट हो जाता है, और ये जो डी डीएनए है ये बेटे इसके डीएनए से आकर जुड़ जाता है। तो यहां आप देखिएगा अगली स्टेप में अपन क्या देखते हैं,
अगली स्टेप में अपन बेटे ये देखते हैं कि यहां पर ये अगली स्टेप है, सॉल्यूशन वही रहेगा, ध्यान रखना, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, यानी ये कल्चर माध्यम पर ही मौजूद है। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि यहां पर बेटे, यहां पर ये इसका डीएनए है और इसके डीएनए से यहां जुड़ जाता है, यानी ये डी डीएनए। यहां तक क्लियर? अभी भी ये कोशिका को कल्चर मीडिया पर ही रखा गया है। तो यहां से अपन देखेगा कि इसको फिर अपने संवर्धन माध्यम पर ही रखा है, संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम। तो संवर्धन माध्यम पर बेटे यहां पर ये कोशिकाओं का समूह हमें यहां पर बनता है, ये कोशिकाओं का समूह यहां पर बना, इसे आप क्या कहोगे? इसे कहोगे केलस, है ना, केलस। लेकिन याद रखना कि प्रत्येक केलस में अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटे, तो ये खुद का डीएनए तो इसमें होगा ही सही, ये खुद का डीएनए इसमें होगा, लेकिन खुद के डीएनए के साथ साथ इसमें ये क्या प्रेजेंट है? ये डिजायर जीन भी प्रेजेंट है। खुद के डीएनए के साथ साथ ये बेटे जो डिजायर जीन है, याद रखना, ये वाली जीन कौन सी है? ये है डी डीएनए, यानी इसके अंदर ऐसी क्षमता है जो कीट प्रतिरोधी क्षमता इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो डी डीएनए है, ये बेटे अभी तो एक ही कोशिका थी, लेकिन जैसे इसको संवर्धन माध्यम पर रखा तो इस एक कोशिका से हजारों कोशिकाओं का एक समूह बन गया, जिसे केलस कहा। लेकिन उन कोशिकाओं के डीएनए के साथ साथ अब कौन सा डीएनए जुड़ा हुआ है? डी डीएनए भी जुड़ा हुआ है, जो किसके लिए जिम्मेदार है बेटे? कीट प्रतिरोधी के लिए जिम्मेदार है। तो अब देखो आगे चलकर ये कल्चर मीडिया पर बेटे यहां पर क्या होगा कि इसी पर यहां पर एक छोटी सी भ्रूण जैसी रचना बनेगी। तो इस रचना को आप क्या कहोगे? एम्ब्रियोइड, इसे आप कहोगे एम्ब्रियोइड। एम्ब्रियोइड से आगे चलकर बेटे यहां पर ही इसी कल्चर मीडिया पर ये छोटी सी पादप जैसी रचना बन जाएगी और इस रचना को कहोगे आप प्लांटलेट, यानी क्या कहेंगे इसको? पादप पक कहेंगे। अब बेटे इस पादप पक का क्या किया जाएगा? इसको ग्रीन हाउस में रखकर वातावरण के अनुसार बनाया जाएगा। तो इस घटना को हार्डरिंग कहेंगे अपन, और जब ये वातावरण में रहने योग्य बन जाएगा तो इसको यहां से निकाल करके और इसको मिट्टी के अंदर बेटे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से इस पौधे को मिट्टी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर बेटे यहां पर ये जो पौधा बना, ये पौधा है कीट प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी। ये पौधा यहां पर है कीट प्रतिरोधी, यानी एक तरह से ये प्लांट कैसा है बेटे? ट्रांसजेनिक प्लांट, इसको आप कह सकते हो ट्रांसजेनिक प्लांट। अब आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो बेटे अपने कोशिका तो किसकी ली थी? कीट रोगी पौधे की ली थी, है ना, जिसके अंदर कीटों का संक्रमण होता है, यानी जो ये टारगेट सेल है ये कीट रोगी पौधे की है। तो बेटे जब कीट रोगी पौधे से अपने कोशिका को लिया है तो पौधा तो कीट रोगी बनना चाहिए ना, लेकिन नहीं बना। ये कैसा बना? ये कीट प्रतिरोधी पौधा बना। कैसे बना बच्चों? कि हमने क्या किया कि इस कीट रोगी पौधे की जीन के साथ में कौन सी जीन को जुड़वा दिया? जो कीट प्रतिरोधी जीन है, जिसे हमने कीट प्रतिरोधी पौधे से प्राप्त किया था। तो उस कीट प्रतिरोधी पादप की जो जीन है उसको अपने जोड़ दिया कीट रोगी पादप की कोशिका के डीएनए के साथ में। और बेटे फिर इस कोशिका को अपने कल्चर मीडिया पर रखा तो एक कोशिका से हजारों कोशिकाओं का समूह बना। तो इसमें डिवाइडेशन हुआ होगा, वही डीएनए में द्विगुणन हुआ होगा बेटे, क्योंकि जब भी कोशिका विभाजित होती है तो उससे पहले डीएनए में भी द्विगुणन होता है और उसके कोशिकांगों में भी द्विगुणन होता है। तो यहां पर क्या हुआ होगा बेटे कि जैसे कोशिका यहां पर समूह बने होंगे कई सारी कोशिकाएं, तो प्रत्येक कोशिका के डीएनए के साथ साथ कौन सी जीन का भी द्विगुणन हो गया? डी डीएनए का भी। यानी अब यहां पर जो ये कोशिकाओं का समूह बना है तो बेटे इस समूह में क्या है कि प्रत्येक कोशिका के डीएनए के साथ में वांछित जीन भी जुड़ी हुई है जो कीट प्रतिरोधी है। तो ये कोशिकाओं का समूह आगे कल्चर मीडिया पर फिर बेटे वृद्धि करेगा तो भ्रूण जैसी रचना बनेगी, जिसको एम्ब्रियोइड, यानी हिंदी में इसको आप कहोगे भ्रूणाभ, भ्रूणाभ, ये यहां पर बन जाएगा। फिर अभी भी बेटे ये कहां पर मौजूद है? कल्चर मीडिया पर ही मौजूद है, संवर्धन माध्यम पर ही ये उपस्थित है। तो वहां पर ये छोटी सी पौधे जैसी रचना बनेगी जिसे आप कहोगे पादप पक,
पादप पक्ष यानी प्लांटलेट कहेंगे। अब इस प्लांटलेट की पहले हार्डरिंग होगी, क्योंकि अभी ये संवर्धन माध्यम में है, लेबोरेटरी के अंदर है बेटे। अब इसको अपन को खुले वातावरण में ट्रांसफर करना है, तो सीधा ट्रांसफर करोगे तो पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये जो प्रयोगशाला के अंदर संवर्धन माध्यम में जो पौधे होते हैं, इन्हें पहले ग्रीन हाउस में रखा जाता है। वहां पर बेटे इसको वातावरण के रहने योग्य बनाया जाता है। कभी ज्यादा तापमान दिया जाता है, कभी कम तापमान दिया जाता है। तो इस घटना को हार्डरिंग कहेंगे। और हार्डरिंग के बाद में इस प्लांटलेट को फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है मिट्टी के अंदर, यानी सोइल के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जब इसको स्थानांतरित करते हैं तो बेटे एक विकसित पौधा बन जाता है। ये जो विकसित पौधा बना, अब यहां पर इसमें क्या परिवर्तन आए, तो क्या देखते हैं कि इस विकसित पौधे में अब कीटों का संक्रमण नहीं हो रहा, यानी ये जो पौधा है ये कीट प्रतिरोधी हो गया, यानी ये कीटों के प्रति अब इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है बेटे। तो जो पौधा की कोशिका पहले कीट रोगी थी, लेकिन अब ये पौधा बन गया कीट प्रतिरोधी, यानी अब ये पौधा ना कहलाकर बेटे इसे पराजिनी पादप कहेंगे, है ना। पराजिनी पादप यानी ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये थी बेटे हमारे पास में इसकी क्रियाविधि। अब ये जो क्रियाविधि है इसको भी बेटे अपन 5 स्टेप में पूरा करेंगे। तो आगे अपन बढ़ते हैं इसकी पहली स्टेप की ओर, यानी पहली जो अवस्था आएगी, और ये अवस्था आएगी सबसे नंबर 1, इसको आप कैपिटल ए दे दें यहां पर। और ये अवस्था है वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिजायर जीन। इसको यहां पर इस तरह से याद रख लें आप, यहां पर याद रख लें बेटे, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें। ये हमारे पास में पहली स्टेप है कि पहले तो अपन वांछित जीन को पहचानेंगे और उसके बाद में उसको कैसे आइसोलेट करेंगे कोशिका से। तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड भी बेटे आता है, इसमें पीसीआर मेथड भी आता है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स का उपयोग भी आता है। तो यहां अपन देखते हैं कि इसके लिए अपन सबसे पहला पॉइंट अपन यहां पर लेंगे। पहला पॉइंट जो लेंगे बेटे, ये पॉइंट होगा हमारा, यानी वांछित जीन। ये ध्यान रखना बेटे, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। तो पहला पॉइंट आप यहां पर लीजिएगा, वांछित जीन की पहचान, ये ध्यान रखना। इसमें भी पहले अलग अलग पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है मेरा वांछित जीन की पहचान। तो ये याद रखना कि वांछित जीन की पहचान अपन किसके आधार पर करेंगे, तो वांछित जीन की पहचान, और इसमें आप लिखिएगा यानी निम्न गुणों के आधार पर, निम्न गुणों के आधार पर, ये यहां पर लेना, निम्न गुणों के आधार पर, निम्न गुणों के आधार पर। जो वांछित जीन की तुम पहचान करोगे तो वो पहचान किन किन गुणों के आधार पर करोगे, तो पहला गुण होना चाहिए बेटे उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता। तो ये ध्यान रखना कि ऐसी जीन जिसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, तो उस जीन को भी अपन वांछित जीन के रूप में चुन सकते हैं। जैसे बेटे एक तो साधारण गेहूं आते हैं और एक ट्रांसजेनिक आते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट से जो गेहूं प्राप्त करते हैं वो साधारण पादप से ज्यादा उत्पादकता वाले होते हैं। तो एक तो उत्पादन क्षमता क्या होना चाहिए बेटे, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा यहां पर आप ले सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, यानी इसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता। तो ये याद रखना बेटे कि अगला गुण जो इसके अंदर होना चाहिए, ये गुण कैसा होना चाहिए, उत्पादन क्षमता का गुण होना चाहिए। दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, इसके लिए एक जीन आते बेटे जिसको निम्फ जीन कहते हैं,
नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर यानी निम्फ जीन। तो ये निम्फ जीन के माध्यम से कुछ ऐसे पौधे भी बना लिए जाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी क्या काम आती है, तो याद रखना बच्चों कि पौधे जो है नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस क्रिया के माध्यम से अमोनिया पहले नाइट्राइट में बदलेगी और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदलेगा। तो कुल मिलाकर यह नाइट्रोजन फिक्सेशन क्षमता भी इन पौधों के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको याद रखना है बेटे, यानी कीट प्रतिरोधी क्षमता, कीट प्रतिरोधी क्षमता, कीट प्रतिरोधी क्षमता, यानी ऐसे पौधे बनाए जाते हैं, जैसे भी मैंने आपको क्रियाविधि में बताया था कि जिनमें कीटों के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। तो बेटे जो साधारण पौधे होते हैं उन पर कीटों का संक्रमण जल्दी हो जाता है, और जो पराजीनी पादप होते हैं या पराजीनी जंतु होते हैं उन पर कीटों का संक्रमण नहीं होता। तो अब हम ऐसी जीन को भी चुन सकते हैं जिसके अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। उसके अलावा बेटे यहां पर आपको याद रखना है कि जीवाणु व कवक प्रतिरोधक क्षमता, जीवाणु व कवक प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता। तो यह भी आपको यहां पर लेना है कि बेटे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता भी होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, कीट प्रतिरोधी क्षमता भी इसके अंदर होना चाहिए, कीट प्रतिरोधी क्षमता। उसके अलावा बेटे जीवाणु और कवक प्रतिरोधक क्षमता भी, कई पौधे ऐसे हैं जिन पर जीवाणु का भी संक्रमण होता है, कई पौधे ऐसे हैं बेटे जिन पर कवक का भी संक्रमण होता है, जैसे व्हाइट रस्ट रोग है, स्मट रोग है। तो इस तकनीकी के माध्यम से पहले ऐसी जीन को चुना जाएगा जिनके अंदर यह क्षमता मौजूद हो। तो यहां पर अगली क्षमता जो याद रखना, जीवाणु और कवक प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। ऐसी जीन होना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन निर्माण क्षमता भी ज्यादा हो, प्रोटीन निर्माण क्षमता। तो यह भी याद रखना बेटे, यानी ये जीन ऐसी भी होती है जिसके अंदर प्रोटीन बनाने की जो क्षमता है यह भी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी प्रोटीन निर्माण क्षमता ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा फिर क्या होना चाहिए बेटे, यानी यहां पर आप देखिएगा, यानी दूध है ना, मांस, दूध मांस कोमा अंडे, अंडे उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता। तो यहां आप देख ले कुछ ऐसे जानवर भी बनाए जाते हैं बेटे इस तकनीकी के माध्यम से जिसमें दूध उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, मांस उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, अंडे उत्पादन क्षमता ज्यादा हो। तो इसके लिए पहले अपन को ऐसी जीन को चुनना पड़ेगा जिसके अंदर दूध, मांस, अंडे आदि उत्पादन क्षमता ज्यादा हो। उसके बाद में बेटे यहां पर एक और आप ले सकते हैं, यानी ऊन उत्पादन क्षमता, ऊन उत्पादन क्षमता, ऊन उत्पादन क्षमता, यानी जो ऊल है ये उत्पादन क्षमता भी यहां पर होना चाहिए। उसके अलावा आनुवांशिक विकार वगैरह में भी बेटे ये काम आती है। तो इस तरह से आप सब समझ सकते हैं कि पहला टॉपिक है कैपिटल ए, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। तो ये मेरा पहला टॉपिक है और इसमें भी बेटे अभी मैंने नंबर 1 लिया है, और नंबर 1 कौन सा लिया है, वो लिया है वांछित जीन की पहचान। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वांछित जीन की पहचान। तो वांछित जीन की पहचान इन गुणों के आधार पर की जाती है। उत्पादन क्षमता वाली जीन होना चाहिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता वाली जीन होना चाहिए, कीट प्रतिरोधक क्षमता वाली जीन होना चाहिए, जीवाणु और कवक प्रतिरोधक क्षमता वाली जीन होना चाहिए, प्रोटीन निर्माण क्षमता वाली जीन होना चाहिए, बेटे दूध, मांस, अंडे उत्पादन क्षमता वाली जीन होना चाहिए, और ऊन उत्पादन क्षमता वाली जीन होना चाहिए। तो ये याद रखना, ये सारे के सारे गुणों वाली जीन को ही आप क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे, यानी डीएनए, या फिर इसे क्या बोलोगे बच्चों, यानी वांछित
जीन, ये याद रखना। तो कोई कहे आपसे कि डी-डीएनए क्या होता है या वांछित जीन क्या होती है, तो इन गुणों के आधार पर जिस जीन को चुना जाएगा, इन गुणों के आधार पर बेटे जिस जीन को चुना जाएगा या जिसका उपयोग अपन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में लेंगे, तो वह जीन कहलाएगी डिजायर जीन या फिर वांछित जीन या फिर बाह्य डीएनए। अब अपन ने डीएनए को इन गुणों के आधार पर पहचान लिया, लेकिन बेटे मुझे यह जीन कहां पर मिली? किसी कवक कोशिका में मिली, मुझे यह जीन किसी जीवाणु कोशिका में मिली, मुझे यह जीन किसी पादप कोशिका में मिली। तो जब तक इन कोशिकाओं की बाउंड्री को नहीं हटाया जाएगा, जब तक अपन उस डीएनए को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब पहचान की गई जीन को कोशिका से कैसे निकाले, तो वो हमारे पास में दूसरा टॉपिक आ रहा है, यानी यहां पर अपन लेंगे। तो बेटे ये टॉपिक हमारा होगा अगला। अपन यहां पर चलते हैं नंबर 2, इसका नंबर 2। तो ये तो बेटे हमारे पास में वही पहला ही पार्ट है, ध्यान रखना ये यहां पर, और ये नंबर 2 होगा, यानी पहचान की गई जीन का कोशिका से पृथक्करण। पहचान की गई जीन का कोशिका से पृथक्करण, कोशिका से पृथक्करण, समझना थोड़ा ध्यान से। पहचान की गई जीन का कोशिका से पृथक्करण। तो ये बेटे आपको याद रखना है कि जो जीन को अपन ने पहचान लिया और उस जीन को कोशिका से कैसे निकाले। तो फिर यहां पर आपको याद रखना है कि इसको किस तरह से निकाला जा सकता है कि बेटे यहां पर ये हमारे पास में कोई कोशिका है, ये कोशिका है, ध्यान रखना, और कोशिका की सतह पर ये बाउंड्री है, ये परकोटा है, ध्यान रखना, ये बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री जब है बेटे, तो इस बाउंड्री को जब तक नहीं हटाया जाएगा, इसमें मौजूद डीएनए को अपन बाहर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा कि यहां पर विशेष एंजाइम का उपयोग किया जाएगा, और ये एंजाइम क्या करेंगे बेटे, यहां से इसके सेल वॉल को रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो यहां पर तो ये तो क्या है बेटे, ये है सेल, सेल विद सेल वॉल, विद सेल वॉल, ये याद रखना। यहां पर सेल है लेकिन ये सेल वॉल के साथ है। यहां बेटे इस जगह पर, यहां पर ये सेल आपके सामने प्राप्त हुई है, ये सेल है और ये इसका डीएनए। तो ये सेल क्या है, ये सेल है बेटे विदाउट, ये है विदाउट सेल वॉल। तो ये विदाउट सेल वॉल को आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। तो यहां ये कन्वर्ट हो जाएगा यानी प्रोटोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट में। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को पहचान की गई जीन को कोशिका से निकालना है। तो जब जीन को कोशिका से निकालेंगे बच्चों, तो क्या करना होगा कि उस कोशिका की क्रिया विशेष एंजाइम से करवानी होगी, और वह एंजाइम उस कोशिका के सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा या उस कोशिका भित्ति को वहां से हटा देगा। तो फिर हमें सेल वॉल रहित कोशिका मिलेगी, जिसको आप कहोगे प्रोटोप्लास्ट। अब यहां आप देखते हैं कि जब तक कोशिका को प्रोटोप्लास्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, जब तक ना तो कोशिका में आप डीएनए को प्रवेश करवा सकते हो और ना ही कोशिका से डीएनए को बाहर निकाल सकते हो। तो पहले समझ लो प्रोटोप्लास्ट क्या है, कोशिका भित्ति रहित रचना, इसे तो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। फिर आ जाए बेटे प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका के भीतर सुसंगठित पदार्थ, ये जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये तो है। अब कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं बेटे इसके लिए, तो यहां देखते हैं, यानी कोशिका भित्ति को घोलने वाले एंजाइम। तो यहां आप याद कर सकते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को घोलने वाले एंजाइम, कोशिका भित्ति को घोलने वाले एंजाइम, घोलने वाले एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो यहां बेटे अपन चलते हैं। तो मेरे पास में पहला एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइमेज,
लाइसोजाइमेज, ये याद रखना। तो ये जो लाइसोजाइमेज है ये करता क्या है बेटे, किसी को याद आ रहा है? तो लाइसोजाइमेज का जो काम होगा, ये काम क्या होगा बेटे, यानी जीवाणु कोशिका भित्ति को घोलता है। तो याद रखना ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को घोलता है, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना है। यानी इट डिसॉल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। तो याद रखना पहला एंजाइम आपके सामने है लाइसोजाइमेज, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये जो एंजाइम है ये जीवाणु कोशिका भित्ति को घोलेगा, यानी जीवाणु कोशिका को प्रोटोप्लास्ट के रूप में बदलेगा। उसके बाद में यहां पर दूसरा एंजाइम जो बच्चों आपको याद रखना है, ये एंजाइम यहां पर मौजूद है हमारे पास में, और ये है सेल्यूलेज। ये एंजाइम है सेल्यूलेज। अब ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है, ये सेल्यूलेज एंजाइम क्या है? तो बेटे ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा। प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करता है या उसे घोलता है। तो ये थोड़ा सा याद रख ले कि प्लांट सेल वॉल को घोलता है, प्लांट सेल वॉल को घोलता है। तो ये आपको याद हो गया कि अगला एंजाइम है सेल्यूलेज। याद रखना सेल्यूलोज नहीं, सेल्यूलेज। तो बेटे सेल्यूलेज क्या करता है कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल्यूलोज होता है उसे डिसॉल्व करता है, और इस आधार पर प्लांट की जो कोशिका भित्ति है वो घुल जाती है और पादप कोशिका बदल जाती है प्रोटोप्लास्ट में। तीसरा एंजाइम जो आपको यहां पर याद रखना है, और ये तीसरा एंजाइम है बच्चों, तो इस एंजाइम का नाम है काइटिनेज। तीसरा एंजाइम जो है ये है बेटे काइटिनेज। अब ये काइटिनेज का काम क्या है? तो काइटिनेज का काम है बेटे कि ये जो काइटिनेज एंजाइम है ये कवक सेल वॉल, यानी जिसको आप क्या कहेंगे, फंजाई सेल वॉल को घोलता है। फंजाई सेल वॉल को घोलता है। तो यहां आप देख ले ये तीन एंजाइम आपके सामने हैं। ये तीन एंजाइम बच्चों आपके सामने हैं कि कोशिका भित्ति को घोलने वाले एंजाइम। तो पहला एंजाइम तो है लाइसोजाइमेज जो कि जीवाणु कोशिका भित्ति को घोलता है। दूसरा एंजाइम है बेटे सेल्यूलेज, ये याद रखना सेल्यूलेज। और ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये क्या करेगा, ये प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। और तीसरा जो एंजाइम है बेटे ये है काइटिनेज जो कि फंजाई सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। तो अब इन एंजाइमों के माध्यम से कोशिका क्या हो जाएगी, यानी जो है वह है बेटे प्रोटोप्लास्ट में बदल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अगली स्टेप यहां पर होती है, किस तरह से बेटे अगली स्टेप यहां पर होगी। तो यहां आप देखिएगा टॉपिक वही चल रहा है हमारा कैपिटल ए, यानी वांछित जीन की पहचान। तो अब हमने किया क्या बेटे कि यहां से ये देखो आप, यहां से ये हमारे पास में कोशिका थी, इसको एक बार और समझ ले। ये यहां पर कोशिका थी और कोशिका के अंदर यहां पर ये डीएनए है। तो सबसे पहले बेटे हमने यहां से क्या किया, माइनस सेल वॉल, यानी यहां पर क्या काम आए, एंजाइम। और इन एंजाइम्स मैंने बता दिया आपको कौन से एंजाइम्स होंगे बच्चों, यानी काइटिनेज भी हो सकता है, सेल्यूलेज भी हो सकता है, और साथ में जो है लाइसोजाइमेज भी हो सकता है। जिस कोशिका से भी अपन जीवाणु हो या कवक हो या पादप हो वैसा एंजाइम यहां पर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, तो ये प्राप्त हो गया यहां पर प्रोटोप्लास्ट। ये यहां पर डीएनए अभी भी इसके अंदर है और ये हमें यहां मिल गया प्रोटोप्लास्ट। तो याद रखना, और ये है हमारे पास में सेल। तो विद सेल वॉल वाली कोशिका जो है उससे सीधे डीएनए को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे बच्चों कि वहां पर पहले उस कोशिका से आप क्या करोगे कि एंजाइम की क्रिया करवाएंगे, और एंजाइम की क्रिया करवाने के बाद उससे सेल वॉल अपन हटा देंगे। अब क्या करना है कि इस प्रोटोप्लास्ट वाली कोशिका से डीएनए का पृथक्करण। तो यहां से ये डीएनए बेटे एक्सट्रैक्ट होगा, यानी एक्सट्रैक्ट, यानी कोशिका से डीएनए बाहर, या न्यू कह सकते हो आप प्रोटोप्लास्ट से
डीएनए बाहर, यानी यहां से डीएनए को क्या कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा, और इस क्रिया को कहोगे एक्सट्रैक्ट, यानी कोशिका से डीएनए को बाहर निकाल लेना। तो अब ये जो डीएनए आपने बाहर निकाला है, तो ये डीएनए बेटे इस तरह से, ये डीएनए कौन सा डीएनए है, ये तनु डीएनए है, ये डाइल्यूट डीएनए है। ये जो अभी अभी कोशिका से बाहर निकला है ये डीएनए, तो ये डीएनए बहुत ही पतला है, बहुत ही डाइल्यूट है। इस डाइल्यूट डीएनए को आप जगह जगह से काट नहीं सकते, क्योंकि अभी इसको आपको दृढ़ बनाना है। तो ये जो कोशिका से तुरंत डीएनए अभी अभी बाहर निकाला है, ये डीएनए तनु डीएनए है, पतला डीएनए है, जिसे डाइल्यूट डीएनए कहेंगे। अब इसको गाढ़ा बनाना है, इसको गाढ़ा बनाना है, तो बेटे अब क्या करें, इसकी क्रिया करवा देते हैं ठंडे एथेनॉल से, ठंडे एथेनॉल से। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है, ठंडे एथेनॉल से। तो यहां पर हमारे पास में जो डीएनए है, ये डीएनए हो जाएगा यानी कंडेंस डीएनए, यानी कंडेंस डीएनए का माने गाढ़ा डीएनए। ये याद रखना बेटे, ये बदल जाएगा कंडेंस्ड डीएनए, यानी इसको आप लिख सकते हैं गाढ़ा डीएनए, गाढ़ा डीएनए। यानी इस तरह से डीएनए, ये बेटे यहां पर डीएनए जो है वह इस तरह से यहां पर बदल जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा। ये डीएनए जो है, जो पहले पतला था, अब ये डीएनए किस रूप में आ जाएगा, ये गाढ़े डीएनए के रूप में आ जाएगा। इस तरह से ये डीएनए यहां पर है, तो ये डीएनए हो गया बेटे कंडेंस्ड डीएनए। कंडेंस्ड डीएनए का माने होगा गाढ़ा डीएनए, संघनित डीएनए जिसको आप कहोगे। अब इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यानी अब इसकी क्रिया बेटे किससे करवाओगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से करवाएंगे। और जैसे इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से करवाएंगे, तो बेटे यहां आप क्या देखते हैं कि यहां पर डीएनए अलग अलग लंबाई के कई सारे डीएनए यहां पर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से यहां पर विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड, विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड। तो यहां पर जैसे आपने इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से करवाई, तो बेटे अपन क्या देखते हैं कि यहां पर विभिन्न लंबाई, ये ध्यान रखना बेटे, विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड, विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड। तो यहां पर आपको मिल जाते हैं विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटे, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। तो वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण में यहां अपन को ये डीएनए को पहले बाहर निकालना है कोशिका से। तो पहले कोशिका को आपने क्या किया, सेल वॉल रहित किया, उसके बाद में फिर क्या किया बेटे, वो बदल गई प्रोटोप्लास्ट में, और प्रोटोप्लास्ट से फिर डीएनए को बाहर निकाला, लेकिन ये डीएनए पतला था, डाइल्यूट था, उसकी क्रिया ठंडे एथेनॉल से करवाई, तो डीएनए संघनित हो गया। और संघनित डीएनए के बाद में बेटे ये जो है इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से करवा दी, और इसी के साथ में यहां पर बेटे विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड यहां पर प्राप्त हो गए। तो यहां तक का हमारा बेटा ये टॉपिक था, विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड। तो बेटे आज का टॉपिक यहां तक ही रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है बेटे। अभी हमारा केवल पहला पॉइंट पूरा हुआ है, पहली स्टेप का। यानी मैंने क्या कहा आपसे कि मैं बेटे क्रियाविधि को 5 स्टेप में डिवाइडेड करूंगा। अभी मेरी कैपिटल ए पहली स्टेप चल रही है, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। और वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण में बेटे मेरा पहला पॉइंट तो था वांछित जीन की पहचान, और ये निम्न गुणों के आधार पर। मेरे दूसरा टॉपिक इसका पूरा हुआ है, यानी वांछित जीन को या पहचानी गई वांछित जीन का कोशिका से पृथक्करण। तो यहां तक का टॉपिक था बेटे। बाकी इसका जो अगला टॉपिक होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। तो आज का टॉपिक यहां तक ही रहेगा बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद, और बेटे ध्यान से पढ़ना, तभी ये मैकेनिज्म समझ में आएगी। ओके बेटे, ओके, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।